डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। ठीक है, आप इसको हीट कर रहे हो, क्यों आपने हीट इसको दी, और अब मैंने कर दिया इसको क्लोज्ड। पानी है, ओपन कंटेनर नहीं है, बंद कर दिया था। दिस इज अगेन 1 मोल वाटर। Q डैश इज द हीट गिवन। टेम्परेचर अभी भी 25 से 26 डिग्री ले जाना है, तो सोच के बताओ किस कंटेनर में आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। इन विच केस वी हैव टू हीट मोर। फर्स्ट पक्का। और फर्स्ट कंटेनर क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था, इसीलिए कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिक्वायर्ड इज मोर, Cp इज मोर देन Cv। तो Q is greater than Q dash, Cp is greater than Cv. This is constant pressure system and this is constant volume system. समझ आ गया सबको अच्छे से? तो प्रैक्टिकली Cp Cv से क्यों बड़ा है, उसका रीजन ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी का भी टेम्परेचर चेंज करना ज्यादा हीट डिमांड करेगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। अब एंथैल्पीज का एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारा कवर अप हो गया, यानी इन जनरल एंथैल्पी क्या है वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज some important definitions of enthalpy change. Next heading is some important definitions of enthalpy change. यूनिट सिस्टम आज की कन्वर्जन और यूजली कैसे किससे कैसे रिट्रेसमेंट में कैसे है क्लास। हाँ जी बच्चे, अब हमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करनी है और इन डेफिनेशंस को आपने समझना है, अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये आप किसी की डेफिनेशन कर रहे हो ट्रू सेंस में डेफिनेशन। ठीक है, अब तक मैंने कभी ये स्ट्रेस नहीं डाला कि डेफिनेशन को रट्टा मारो, अब जो भी लिखते हो मैं चेक कर देती हूँ, ठीक है, और नंबर दे देती हूँ। लेकिन अब थर्मोडायनामिक्स से बताइए कि डिफाइंड साइंस है, इसका मतलब इसमें डेफिनेशन की एक इंपॉर्टेंस है, हर डेफिनेशन का एक मीनिंग है, हर डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड्स हैं वो मीनिंगफुल है फॉर न्यूमेरिकल्स। तो आपको हर स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, वो क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। फर्स्ट डेफिनेशन करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। It is the enthalpy change. It is the enthalpy change when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is formed from its elements, in their elementary state. ठीक है, at SATP, at SATP elementary states are also named as states of aggregation or reference states. States of aggregation or reference state, also known as
elementary states are also known as states of aggregation or reference state at SATP लिखा था, ठीक है। SATP क्या था? स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसे आपने 298 1 बार कहा था, ठीक है। आप इसको बहुत ध्यान से समझना। हमारा कहना है कि डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन, ठीक है। सिंबॉलिकली इसको F लिखा गया। F इज फॉर फॉर्मेशन, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, ऑफ वाटर। मैंने आपसे कहा बेटा इसकी ना एक रिएक्शन बना के बताओ कि वाटर की डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन क्या है। आप ये स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। इस स्टेटमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, इसी से आपको इसकी रिएक्शन बनानी है। इसकी पहले 1 मोल लेंगे H। कितने मोल्स मुझे वाटर बनाना पड़ेगा? 1 मोल, ठीक है। ये वहां लिखा गया था 1 मोल ऑफ वाटर इज टू बी प्रिपेयर्ड। टेम्परेचर SATP हो गया। और इसके जो होंगे, अब आपके पास एलिमेंट्स से इसको बनाना है, तो एलिमेंट्स आर H2 एंड O2, एलिमेंट्री स्टेट, ठीक है। यही लेने पड़ेंगे एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट से ही वाटर बनेगा। बैलेंस करो, ये 1 मोल फिक्स्ड है, इसका मतलब ऑक्सीजन शुड बी हाफ मोल, तभी तो बैलेंस होएगा। एलिमेंट्री स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब है कि नेचर में वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है? गैसियस। ऑक्सीजन इज अगेन गैसियस, और वाटर नेचर में रूम टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म में बनेगा? लिक्विड। तो हम कहेंगे ये लिक्विड 1 मोल वाटर की फॉर्मेशन की वैल्यू है। क्लियर हो क्या? 1 मोल इज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंट्री स्टेट। आप मुझे रिएक्शन लिख के बताओ। डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। यही वो चैप्टर है जिसमें आपको रिएक्शंस आती होंगी, बाकी तो किसी चैप्टर में आपको रिएक्शंस नहीं आती, तो आती नहीं होती। आप हमेशा रिएक्शन से डरते हो, यही वो चैप्टर है जिसमें रिएक्शन से डर नहीं लगता। क्योंकि मुझे अभी फिर से क्या बनाना है? आई वॉन्ट टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। ये चैप्टर कहता है कोई बात नहीं, क्या एसिटिक एसिड बनाना है तो किस एलिमेंट से बनेगा? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बस दैट्स ऑल। बैलेंस कर, क्योंकि इतना तो सबको करना चाहता है ना बेटा, एक 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है और आपको जो जो उसमें लिखा है उसमें ऐड करना है, बस दैट्स ऑल। बैलेंस करो जरा ये एक्शन। Formation of a very difficult compound is going to be the same, similar, easy as for the simple compounds. कुछ भी लिख दो, मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फार्मूला आपके सामने रख दूं, आपको सिर्फ एलिमेंट्स को ही तो ऐड करना है। कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कार्बन सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस, एसिटिक एसिड लिक्विड। कार्बन क्या है? 2 क्यों है? कार्बन तो 1 है और ऑक्सीजन 1 है। ध्यान से देखो, नहीं आ जाएगी। इसमें लिखेंगे तो हम लोग को पता नहीं।
लिख लिया बेटा? लास्ट की It's going to be carbon plus 2H2 plus half O2. It's formation of methanol. Carbon dioxide formation is carbon plus oxygen. Carbon solid, oxygen gas, carbon dioxide gas. Solid, gaseous, gaseous, liquid. Benzoic acid is 7 carbon plus 3H2 plus O2 gives C6H5COOH. Benzoic acid is solid, oxygen gas, hydrogen gas, carbon solid. तो फॉर्मेशन की रिएक्शंस न्यूमेरिकल में आपको खुद बनानी है. यू हैव टू मेक दीज रिएक्शंस बाय योरसेल्फ. वो आपको नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है इतनी आसान सी चीज भी अगर उनको ही लिख के देनी है तो फिर आपने क्या करना है. ठीक है, लिख लिया. नेक्स्ट लिखो. ऑल स्टेबल कंपाउंड्स आर हैविंग डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन नेगेटिव. All stable compounds are having delta H naught formation negative. ठीक है, जितनी फॉर्मेशन नेगेटिव हो उतना स्टेबल कंपाउंड माना जाता है. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. मोर इज द नेगेटिव वैल्यू, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड. मोर इज द नेगेटिव वैल्यू, मोर विल बी द स्टेबिलिटी. More is the negative value, more will be the stability. Next point. मैम इसमें हमें नेगेटिव वैल्यू कैसे पता चलेगी? NO2 given होगी सबको. But all these values will be given to you. आपको कोई वैल्यू याद नहीं करनी है. आपको तो कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि इस वैल्यू का मतलब क्या, मीनिंग क्या है. मान लो मैंने आपसे बोला कि CO2 is having formation -393. But water is having formation -295. So which one is more stable? So we'll say carbon dioxide is more stable than water. Right? That value will be given to you. वाटर की क्या है? 393. 293. NO2 are having delta H naught formation positive. ये दो compounds ऐसे हैं. Those are exceptional, having positive formation. ठीक है, these are less stable, that's why these are less stable, very reactive. Next point. All elements in their elementary state, all elements in their elementary state, delta H naught formation 0. एलिमेंट्स की फॉर्मेशन 0 होती है. ऑल एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंट्री स्टेट आर हैविंग डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन 0. फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए नाइट्रोजन गैसियस तो फॉर्मेशन कितनी लेंगे आप? 0. ठीक है. हाइड्रोजन गैसियस फॉर्मेशन विल बी 0. जिंक नेचर में सॉलिड है तो फॉर्मेशन 0. ब्रोमीन Br2 लिक्विड है 0. सल्फर S8 सॉलिड है 0. ऑक्सीजन O2 गैसियस फॉर्मेशन 0. सोडियम सॉलिड नेचर 0. तो आपको के सारे एलिमेंट्स जिनकी एलिमेंट्री स्टेट आपको पता ही होती है कि वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस स्टेट में उसकी फॉर्मेशन क्या ली जाएगी? 0. तो ऑल एलिमेंट्स आर हैविंग देयर फॉर्मेशन 0. नेक्स्ट पॉइंट. If for an element allotropes are existing, then most abundant allotrope will have डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन 0. अगर किसी के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट कर रहे हो तो जो ज्यादा अबंडेंट होगा उसकी फॉर्मेशन 0 होगी. एंड दैट विल बी टेकन
as thermodynamically stable form. Thermodynamically stable. इसका मीनिंग ये है कि कार्बन आपको दो फॉर्म्स में मिलता है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। तो किसकी फॉर्मेशन जीरो ले? तो उनका कहना है कि ग्रेफाइट की फॉर्मेशन जीरो है और डायमंड की फॉर्मेशन नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, बिकॉज ग्रेफाइट इज मोर अबंडेंट। ग्रेफाइट नेचर में ज्यादा मिलता है और थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि जो ज्यादा मिलता है वही स्टेबल है, क्योंकि नेचर ने उसी को स्टेबल बनाया था, इसलिए वो ज्यादा मिल पाया। ह्यूमन बीइंग इज वेरी स्टेबल, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग वेरी हाई पॉपुलेशन नंबर, वी आर हैविंग वेरी ग्रेट नंबर। लेकिन अगर बायो पढ़ो तो आपको पता है इंसेक्ट्स आर मच मोर स्टेबल देन अस। कॉकरोच बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसकी पॉपुलेशन हमसे भी ज्यादा है। फिर तो इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। इंडिया इज नॉट, बेटा इंडिया इज नॉट स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ह्यूमन बीइंग इज वेरी स्टेबल, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग एग्जिस्टेंस, वी आर मोर इन नंबर। हम एग्जिस्ट कर जाते हैं, स्टेबल हैं, इसलिए आउट नंबर करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास है सल्फर। बेटा सल्फर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक। तो इसमें से ज्यादा अबंडेंट है फर्स्ट वन, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन उसकी जीरो आ जाएगी। अलग सा थोड़ी पता चलता है कौन सा अलग सा आगे बड़ा अलग सा पूछ रही हूँ। बेटा आपको वही पूछा जाता है जो हम आपको बताते हैं, आपसे कोई अलग सा पूछा ही नहीं जाता कभी। आप सारे आपको जितने कराए जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, आप उतना ही नहीं याद रखते। प्रॉब्लम बस वहां पे है। फॉस्फोरस इज येलो, रेड एंड ब्लैक। तीन फॉर्म की फॉस्फोरस हमारे पास होती है। Out of these three, yellow is most abundant. Delta H naught formation zero. तो एलोट्रॉप्स में से जिनके भी एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से जो मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट स्टेबल होगा उसी की फॉर्मेशन हम जीरो लेंगे। ठीक है। हम लोग ये सोचते थे शायद डायमंड इज मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि डायमंड नहीं, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर वाला फिर तो केमिकल बॉन्डिंग से थर्मोडायनेमिक्स उल्टा सोचती है। केमिकल बॉन्डिंग कहती है कि डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ग्रेफाइट जो है उसमें पाई बॉन्ड्स हैं, वो कम स्टेबल है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि स्टेबिलिटी का बॉन्डिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं है। स्टेबिलिटी तो इस बात पे डिपेंड करती है जो ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, वही टिकेगा, वही बच पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेफाइट जो है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू डायमंड। ठीक है जी। और वहां पे जब क्वेश्चन आता है तो वो यही कहते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली। The answer is graphite out of diamond and graphite. ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर ना लिखा हो तो केमिकल बॉन्डिंग के तरीके से थैंक यू बेटा।